अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ैर जावेद और आप देख रहे हैं सर ज़ैर्स एकेडमी। आज हम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का टॉपिक कवर करने वाले हैं और फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में आज हम बेसिक्स टॉपिक्स कवर करेंगे अकाउंटिंग के। तो चलिए इस वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आज बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे अकाउंटिंग के। तो सबसे पहले तो हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। कि अकाउंटिंग वो प्रोसेस का नाम है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। देखो, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बिज़नेस बंदा कर रहा है तो उसको रिकॉर्ड के लिए भी कोई रजिस्टर या कंप्यूटर चाहिए होगा। तो जाहिर सी बात है, हम रजिस्टर के अंदर हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करेंगे और उसी चीज़ को रिकॉर्ड करने का नाम अकाउंटिंग होता है। उसके बाद हमने पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कि बिजनेस कितने किस्म के होते हैं फंक्शन के लिहाज से यानी कि काम के लिहाज से। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन। 3 किस्म के बिजनेस होते हैं। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, नंबर 2 ट्रेडिंग बिजनेस होता है और नंबर 3 सर्विस बिजनेस होता है। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है कि हम अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई चीज़ पहले बना रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसके बाद उसको बेच रहे हैं, तो ऐसे बिजनेस को हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। यानी कि बना कर कोई चीज़ बेचना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। नंबर 2 ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें हम बनी बनाई चीज़ों को बेचते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने 10 रुपये का पेन ख़रीदा और उसे 12 रुपये का बेच दिया, यानी कि हमने पेन बनाया तो नहीं है, तो लेकिन हमने क्या किया है कि हमने पेन खरीद बनी बनाई चीज़ खरीदी और उसको बेच दिया। तो ट्रेडिंग बिजनेस है, इसे हम बाइंग एंड सेलिंग बिजनेस भी कहते हैं। नंबर 3 बिजनेस सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि स्कूल की एजुकेशन होती है जिसमें वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या फिर डॉक्टर की क्लिनिक होती है जिसमें वो पेशेंट्स का इलाज कर रहा होता है तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। ऐसे बिजनेस को जिसमें सर्विस प्रोवाइड की जाए वो होता है सर्विस बिजनेस। इसके बाद हमें सबसे मेन टॉपिक पढ़ना है वो जो कि है नेचर ऑफ अकाउंट्स। नेचर ऑफ अकाउंट्स ये जो होते हैं वो पिलर्स होते हैं किसी अकाउंटिंग सब्जेक्ट के। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो फिर आपको अकाउंटिंग समझने में बहुत मुश्किल और या दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। तो देयर आर मेनली 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स। 5 किस्म के नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं: एसेट्स, लाइबिलिटीज़, प्रोप्राइटरशिप, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़। फिर इसका जो है लेक्चर नंबर 2 में हम फर्दर बाकी के 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एसेट्स। तो एसेट्स क्या होते हैं? तो थिंग्स विच आर लीड टू अवर बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स। एसेट्स क्या होंगे कि ऐसी चीज़ें जो बिजनेस को लीड करें वो एसेट्स होते हैं। यानी देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एसेट्स क्या, एसेट्स वो चीज़ हैं कि अगर हम कोई चीज़ फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो चीज़ ही नहीं है तो फिर जो है बिज़नेस किस काम होगा। यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल जैकेट्स का बिज़नेस कर रहे हैं तो जैकेट्स ही नहीं है हमारे पास, तो फिर बिज़नेस भी किसी काम का नहीं है। यानी कि जिस चीज़ का हम बिज़नेस कर रहे हैं वो बेसिकली एसेट्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब एसेट्स जो होते हैं वो पैसा भी हो सकता है, उधार भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो बिज़नेस को लीड करी वो एसेट्स कहलाते हैं। 2 किस्म के, देयर आर 2 बेसिक काइंड्स ऑफ एसेट्स। 2 किस्म के बेसिक काइंड्स हैं उसके एसेट्स के: करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स भी कह सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या होते हैं? द एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। यानी कि ऐसे एसेट्स जो कि 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं वो करंट एसेट्स होते हैं। यानी कि हमने किसी कैश लिया, दिया, फ़ौरन ही किसी को दे दिया और वापस ले लिया कैश, तो ऐसे एसेट्स को हम करंट एसेट्स कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट्स यूज़ होंगे करंट एसेट्स, वो अकाउंटिंग के अंदर जो बार बार यूज़ होंगे वो मैंने नीचे लिख दिए हैं। तो वो सबसे पहला है, इसके अंदर कैश है। अब कैश वो एसेट होता है, यानी कि कैश बेसिकली पैसा है, वो पैसा जो फिजिकली आपके पास है, यानी कि अभी हाथ में आपके रखा हुआ है या जेब में रखा हुआ है या बिजनेस के किसी ड्रॉवर में रखा हुआ है, तो वो कैश हो गया। उसके बाद क्या है? बैंक। बैंक भी एक किस्म का पैसा ही है, लेकिन वो पैसा है जो आपके बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, उसे हम बैंक कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हाथ में आपके पैसा है वो कैश है और जो बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं वो बैंक है। नंबर 3 अकाउंट्स रिसीवेबल। अब ये जो अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? एक आपको मैं एक बात बता दूं, अकाउंट्स का मतलब होता है उधार।
अकाउंट रिसीवेबल यानी कि वो उधार जो आपको रिसीव करना है, रिसीवेबल मीन्स रिसीव करना है, अभी रिसीव किया नहीं है, यानी कि आपने किसी को उधार में कोई चीज़ बेची है और उसे आपको रिसीव करने हैं पैसे, उससे आपने रिसीव करने हैं, तो वो उधार अकाउंट रिसीवेबल है। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। और दूसरी बात क्या है सेकेंडली, कि अकाउंट रिसीवेबल जो होता है वो ज़बानी कलामी उधार को कहते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, दो लड़के हैं जिसमें से एक लड़के ने दूसरे बंदे को उधार दिए 1000 रुपये और दूसरे लड़के ने बोला है कि मैं यार 2 दिन में ये पैसे जो है ना लौटा दूंगा। तो ये जो ज़बानी कलामी उधार है उसे हम कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। नंबर 4, नोट्स रिसीवेबल। नोट्स रिसीवेबल भी उधार ही होता है, लेकिन अगर वही लड़का रिटेन फॉर्म में ले ले कि भाई 2 दिन में तुम्हें पैसे वो वापस करने हैं, तो ऐसे चीज़ को हम नोट्स रिसीवेबल, यानी कि रिटेन फॉर्म में होगा तो नोट्स रिसीवेबल, ज़बानी कलाम में होगा तो अकाउंट्स रिसीवेबल। नंबर 5, प्रीपेड। प्रीपेड जो कहते हैं वो एडवांस को कहते हैं। अब एडवांस अगर हमने एडवांस किसी को दिया है तो वो हो जाएगा प्रीपेड, वो हमारा करंट एसेट है। यानी कि या दो ही चीज़ें होती हैं, एडवांस लेना होता है या देना होता है, तो हमने देने वाले एडवांस को प्रीपेड कहते हैं। नंबर 6, मर्चेंडाइज। और मर्चेंडाइज को हम दूसरे लफ्ज़ों में गुड्स भी कहते हैं। मर्चेंडाइज क्या होती है, जिसका हम बिज़नेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम पेन्स का बिज़नेस कर रहे हैं तो पेन्स हमारी मर्चेंडाइज हो गई, अगर हम जैकेट्स का बिज़नेस कर रहे हैं तो जैकेट्स हमारी मर्चेंडाइज हो गई, अगर हम मोबाइल फ़ोन्स का बिज़नेस कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन्स हमारी मर्चेंडाइज, यानी कि जिस चीज़ का हम बिज़नेस कर रहे हैं वो मर्चेंडाइज हो जाती है। नंबर 7, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, जिसे हम कॉन्ट्रा करंट एसेट्स कहते हैं। ये हमारे होते हैं कॉन्ट्रा करंट एसेट्स। अब कॉन्ट्रा करंट एसेट्स क्या होंगे? कॉन्ट्रा करंट एसेट्स जो होते हैं वो ये हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये एक ही किस्म के होते हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का मतलब ये होता है कि वो पैसा जो कि हमने किसी को उधार दिया और वो लेके भाग गया, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल से। यानी कि बैड डेट्स डायरेक्टली डिपेंड करते हैं अकाउंट रिसीवेबल से, यानी कि हमने किसी को उधार दिया है और हमने उससे उधार लेना है लेकिन वो पैसा लेके भाग गया है, तो अब हम जो रिकॉर्ड करेंगे, जो हमें पैसा नहीं मिला वो हम रिकॉर्ड करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स के नाम से। तो ये हमारे कॉन्ट्रा करंट एसेट्स होते हैं। इसके बाद नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए एसेट्स, वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं। अब 1 साल के अंदर अंदर के 1 साल के अंदर अंदर नहीं, 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर तो करंट एसेट्स होते हैं, ये 1 साल के बाद वाले होते हैं। तो एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के बाद अगर कैश में कन्वर्ट हो जाए तो वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं। मोस्ट नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं जो कि बार बार आप यूज़ करेंगे, वो क्या है? मशीन। देखें, नॉन करंट एसेट्स को समझने के लिए ये बात याद रखें कि हमेशा मशीन, अब जैसे मिसाल दौर मैं दे रहा हूँ आपको मशीन की, तो मशीन जो है हम एक दफ़ा ख़रीदते हैं किसी भी बिज़नेस में, उसको जब तक अब उसकी लाइफ पूरी ना हो जाए जब तक हम मशीन को जो है इस्तेमाल करते रहते हैं, तो इसलिए 3-4 साल लग जाते हैं मशीन को, तो ये इसलिए कैश में कन्वर्ट करते हैं आफ्टर 1 ईयर। या फिर इस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं कि मशीन जो है हमें कैश प्रोवाइड करके देती है, यानी कि कोई बिज़नेस चला के देती है, यानी कि जो मेन एसेट्स होते हैं वो असल नॉन करंट एसेट्स होते हैं जिन पर पूरा बिजनेस एनएसआर कर रहा होता है। नंबर 2, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट हम कहते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, जैसे कंप्यूटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है? इक्विपमेंट है। यानी कि अगर कोई हम बिज़नेस करें कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड, तो फिर उसके लिए कंप्यूटर्स वगैरह भी चाहिए, प्रिंटर्स वगैरह भी चाहिए, तो वो हमारी इक्विपमेंट हो जाएंगे। नंबर 3, लैंड। लैंड जो है हमारी ज़मीन को कहा जाता है, यानी कि अगर हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई फर्नीचर, कोई हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो हमें उसके लिए प्लॉट वगैरह भी चाहिए, लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए, तो वो भी हमारा, अगर वो नहीं होगी तो हमारा बिज़नेस नहीं चल सकता है, तो ये भी हमारा नॉन करंट एसेट होता है। इसके बाद जो है नंबर 4 है गुडविल। गुडविल जो कहा जाता है वो फेम को कहा जाता है। फेम यानी कि मशहूरियत, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बिज़नेस मशहूर है तो उसकी कोई ना कोई गुडविल की वैल्यू, कोई ना कोई नाम की वर्थ होती है, उस नाम की वर्थ को बेसिकली गुडविल कहा जाता है। ठीक है, और गुडविल जो है वो उन्हीं बिजनेस की होती है जो कि वो वर्थफुल होते हैं, यानी कि जिनकी वर्थ होती है माशरे के अंदर, यानी कि सोसाइटी के अंदर जिनकी वर्थ होती है उनकी गुडविल भी ज़्यादा होती है, और उनकी वर्थ आपने देखने के लिए हम किसी अमाउंट से शो करते हैं गुडविल को। अच्छा, तो ये होते हैं नॉन करंट एसेट।
नंबर 5 फर्नीचर। फर्नीचर भी बेसिकली बिल्कुल वैसा ही है जैसे मशीन और इक्विपमेंट है। फर्नीचर यानी कि अगर कोई हम बिज़नेस कर रहे हैं फर्नीचर का, तो वो फर्नीचर जो है हमारा जो है बेसिकली मर्चेंडाइज है। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें टेबल कुर्सी वगैरह ये सब भी चाहिए, तो फर्नीचर भी हमारा नॉन करेंट एसेट है। नंबर 6 अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन है, जो कि कॉन्ट्रा नॉन करेंट एसेट नहीं। इसका मतलब क्या है? देखिए डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रीसिएशन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता है मशीन और इक्विपमेंट के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो देखें डेप्रीसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी नॉन करंट एसेट की वैल्यू को डी वैल्यू करने का नाम डेप्रीसिएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन हमने ख़रीदी 1 लाख रुपए की, लेकिन जब हम वापस 3-4 साल बाद उसको बेचने के लिए जा रहे हैं तो वो 1 लाख की तो नहीं बिकेगी, वो तो कम की बिकेगी, उसकी वैल्यू डी वैल्यू हो गई। दिस इज़ कॉल्ड डेप्रीसिएशन। इसे हम डेप्रीसिएशन कहते हैं कि किसी भी चीज़ की, किसी भी नॉन करेंट एसेट की वैल्यू डी वैल्यू हो जाना डेप्रीसिएशन होता है। यानी कि अब वो जो 50,000 उसके जो कम हुए हैं वो डेप्रीसिएशन है, जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन के नाम से। उसके बाद हमने सेकंड नेचर ऑफ अकाउंट पढ़ना है, जो कि है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? जिम्मेदारियों को कहा जाता है, बिजनेस की जिम्मेदारियों को कहा जाता है। तो लाइबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लाइबिलिटी इज डिफाइंड एज द फ्यूचर सेक्रीफाइसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। लाइबिलिटी क्या होती है? फ्यूचर सेक्रीफाइसेस को कहते हैं, यानी कि फ्यूचर के जो कुर्बानियाँ हम देते हैं आगे वाले बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए, यानी कि आगे वाले फ़ायदों को हासिल करने के लिए जो हम कुर्बानियाँ देते हैं उसे हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं। यानी देखो लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ किसी से उधार लिया, बैंक से हमने पैसा ले लिया। अब आपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए बैंक से पैसा लिया, तो हमने बिज़नेस को बढ़ा दिया। अब ये हमारे फ्यूचर बेनिफिट्स हैं। अगर हमने बिज़नेस को बढ़ा लिया तो बेनिफिट्स हासिल करने के लिए जो हमने कुर्बानी दी, जो हमने उधार अपने सर पे रखा, तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइबिलिटीज़ कहते हैं। देयर आर 2 बेसिक काइंड्स ऑफ लाइबिलिटीज़। दो किस्म की लाइबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़, फिर होती हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ एन ऑब्लिगेशन डेट इज़ पेएबल विद इन 1 ईयर। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? ऐसी चीज़ यानी कि जो कि आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी ही करनी है। डेट इज़ पेएबल विद इन 1 ईयर। ठीक है, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर हमने जो चीज़ पे करनी है वो हमारी करंट लाइबिलिटी है। उस जो मेन करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं? सबसे पहले है अकाउंट्स पेएबल। ये आपको बहुत जगह पे दिखेगी, पूरे अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स का मतलब मैंने आपको बताया कि उधार को कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने एसेट में पढ़ा था अकाउंट्स रिसीवेबल, यहाँ पे पढ़ रहे हैं अकाउंट्स पेएबल। वहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है वहाँ पे हमें किसी से उधार लेना है, मतलब हमने किसी को बेची है कोई चीज़ उधार पे और हमें लेना है। यहाँ पर हमें उधार देना है क्योंकि लाइबिलिटी है हमारी, उधार देना है। हमने किसी से पैसे लिए हैं और उधार देने हैं, अगर अकाउंट्स पेएबल, और लेने हैं तो रिसीवेबल होता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें को जो है ना ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो अकाउंट्स पेएबल वो नहीं कि वो वाला उधार होगा जो हमें देना होगा, और वो कौन सा उधार होगा? जो ज़बानी कलामी होगा। इसी तरीके से नंबर 2 नोट्स पेएबल। नोट्स पेएबल का मतलब ये होता है कि हमने रिटन फॉर्म में उधार, यानी कि किसी से हमने उधार लिया है और उसने हमसे रिटन फॉर्म में साइन वगैरह ले लिए हैं, तो वो नोट बन गया, तो वो हम उसको कहेंगे नोट्स पेएबल, और ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी होगी। इसके बाद नंबर 3 अनअर्न्ड। अनअर्न्ड किसे कहा जाता है? अनअर्न्ड कहा जाता है एडवांस को। अब वहाँ पे हमने प्रीपेड भी एडवांस को पढ़ा था, लेकिन वो प्रीपेड वो एडवांस होता है जो हम खुद दे रहे हैं। जो हम दे रहे हैं वो प्रीपेड है, और जो हम एडवांस किसी से ले रहे हैं वो अनअर्न्ड है। तो हमने किसी से एडवांस ले लिया है, अब हमने उसका काम करना है, तो क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है तो इसलिए ये अनअर्न्ड हमारा एडवांस होता है, लेकिन वो एडवांस जो हमने लिया है किसी से। नंबर 4 रेंट पेएबल। अगर हमें रेंट देना है, मतलब रेंट देना है किसी फैक्ट्री वगैरह का, तो वो रेंट पेएबल। अगर हमें कमीशन देना है तो कमीशन पेएबल। इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं, सैलरीज होते हैं, सैलरीज पेएबल वगैरह, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होंगी, यानी कि जिनके आगे पेएबल लगा हुआ है वो हमारी क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ होती हैं। इसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशन डेट इज़ पेएबल आफ्टर 1 ईयर। यानी कि ये जो हमें पे करनी होती हैं, ये ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो हमें पे करनी ही करनी होती हैं, 1 साल के बाद भी हम इसको पे कर सकते हैं। तो पे 1 साल के अंदर भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है,
आप लोन जल्दी पे ऑफ करना चाह रहे हैं तो जल्दी पे ऑफ कर दें, लेकिन एक अमूमन ऐसा होता है, यानी अक्सर ऐसा होता है कि ये ज़्यादा अरसे की होती है। तो इसमें सबसे पहली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है लोन, यानी कि बैंक लोन। बैंक लोन हमें कोई देता है तो हमें 1 साल के अंदर तो पे नहीं करना होता, अगर हम कर दें तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं करना होता 3-4 साल का टाइम होता ही होता है। तो हमें बैंक लोन हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है कि लॉन्ग टर्म के लिए चलती है लाइबिलिटी। नंबर 2 होती है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है कि ये भी एक किस्म की लाइबिलिटी होती है कि हमने पैसा बैंक से कुछ अरसे के लिए उठाया, ठीक है, और ठीक है बैंक से कुछ अरसे के लिए पैसा उठाया, अब हम इंटरेस्ट की फॉर्म में उससे पैसा वापस दे रहे हैं। इसको हम बेसिकली हम यूँ भी कह सकते हैं, बेसिकली जैसे आपने क्रेडिट कार्ड वगैरह का नाम सुना होगा, तो कि हम क्रेडिट कार्ड कुछ अरसे के लिए हम लेते हैं और फिर उसको हमने वापस करना होता है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके भी वापस कर सकते हैं। तो ये भी हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। उसके बाद नंबर 3 बॉन्ड्स पेबल और डिबेंचर्स पेबल, ये भी हमारी लाइबिलिटी होती है लेकिन लॉन्ग टर्म। बॉन्ड्स ये प्राइस बॉन्ड नहीं होते, ये बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि हमारे जो है कंपनीज़ के अंदर जिस तरीके से शेयर्स वगैरह होते हैं, इस तरीके से कंपनीज़ में बॉन्ड होल्डर्स भी होते हैं जो कि बॉन्ड्स खरीदते हैं। जब बॉन्ड्स खरीदते हैं तो फिर जब बॉन्ड्स खरीदते हैं तो वो उस कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं, और वो उस कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं तो कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा वो बॉन्ड होल्डर्स को भी जाएगा। तो ये थी हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का टॉपिक्स। अब हमने जो है ना आगे वाले लेक्चर के अंदर 3 बेसिक टॉपिक्स पढ़ने हैं, प्रोप्राइटरशिप, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़। तो लेक्चर नंबर 2 में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।